फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। आज के वीडियो के अंदर में हम हमारा जो टॉक का सब्जेक्ट है उस टॉक के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों ने तैयारी करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर में मार्क्स ला सकें और अच्छे से पेपर को क्लियर करें। तो मैं यहाँ पर टीओसी सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर यूनिट वाइज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को पूरा का पूरा देखें और उसके अंदर में पूरा का पूरा मटेरियल जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर टीओसी सब्जेक्ट के अंदर में जो भी हमारा यहाँ पर कोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा काम परफॉर्म करेंगे। अमरावती यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर में कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी और हमारे जो डेटा साइंस वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो टॉक का सब्जेक्ट रहता है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर में या आईटी वालों को फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर में, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट हमारा अभी जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा यूनिट में चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों यूनिट्स शो कर रहा हूँ। ये ओल्ड सिलेबस के अंदर में ये वाला यूनिट था, मतलब ये वाला जो ओल्ड सिलेबस में जो बोल रहा हूँ ये वाला अभी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उसके बाद में जो आईटी वाले बच्चे हैं और हमारे जो एडी ब्रांच वाले बच्चे हैं उन लोगों को ये वाला सिलेबस अभी कंटिन्यू है। और ये सिलेबस जो है ये अब सीएसई ब्रांच का जो कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसको केएस ब्रांच भी बोलते हैं, इस ब्रांच के अंदर में अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर में ये वाला सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर स्पेशली थोड़ा सा चेंज ये किया हुआ है कि ये जो पोर्शन है जिसके अंदर में डेफिनेशन एंड यहाँ से चालू हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड मूरे एंड मिली मशीन, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मिली एंड मूरे मशीन वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन उन्होंने हटा दिया है। बाकी पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर सेम है। यहाँ पर जो यूनिट नंबर 1 रहेगा, मैं जनरल टॉपिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसलिए पहले तो आपको देखिए एक थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप देखें कि थ्योरी के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर में जो अल्फाबेट, स्ट्रिंग्स, फॉर्मल लैंग्वेज, एनएफए एंड डीएफए की डेफिनेशन, नेचुरल लैंग्वेज क्या रहती है और ये सारी चीजों से रिलेटेड एक थ्योरी का क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, जिसमें एनएफए की डेफिनेशन, डीएफए की डेफिनेशन, ये वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों ने एटलीस्ट थ्योरी के हिसाब से एक तैयार करके रखे। कई बार प्रॉब्लम्स के चक्कर में जो इजी पोर्शन रहता है वो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं। तो थ्योरी के अंदर में अल्फाबेट, स्ट्रिंग, फॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, एनएफए और डीएफए की डेफिनेशंस एटलीस्ट इतना जरूर करना चाहिए। तो ये एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में बनता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं जिसके अंदर में डीएफए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, डीएफए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो डीएफए कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। डीएफए कंस्ट्रक्शन जो है आपने कोई एक स्पेशल कोई प्रॉब्लम इस तरीके से तैयार करने के बजाय आपने अगर कंस्ट्रक्शन के लॉजिक को समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम के अंदर में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए डीएफए कंस्ट्रक्शन के लॉजिक को समझना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर एनएफए एंड डीएफए का जो इक्विवेलेंस लिखा हुआ है इसका भी थ्योरम आने के चांसेस रहते हैं। अगेन थ्योरी वाला ये क्वेश्चन रहेगा। और एनएफए डीएफए कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स भी पॉसिबल है, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के प्रॉब्लम, ये जो कन्वर्जन वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये कन्वर्जन वाले जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो कई बार बहुत आसान रहते हैं, क्योंकि अगर आपने इस स्टेप को समझ लिया कि एनएफए अगर कोई दिया हुआ है और उस पर से डीएफए कैसे बनाया जाएगा, 4 स्टेप्स रहते हैं, तो वो 4 स्टेप्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, आप स्पेशल प्रॉब्लम के हिसाब से तैयारी ना करें, एनएफए टू डीएफए का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए टू डीएफए का प्रॉब्लम एक आने के चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए, ये यहाँ पर हमारे पास में जो दिया हुआ है इसका ये इक्विवेलेंस वाला जो पोर्शन दिया हुआ है इसका मतलब हो गया थ्योरम। तो ये थ्योरम मैंने आपको बताया कि एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का थ्योरम थ्योरी के साथ में, और साथ में यहाँ पर एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन वाला पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ एनएफए विद एप्सिलॉन टू एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, एक ये टॉपिक रहता है जिसके अंदर में एनएफए हमारे को विद एप्सिलॉन वाला दिया हुआ रहेगा और उस पर से हमारे को एनएफए विदाउट एप्सिलॉन बनाने की जरूरत पड़ती है। ये एनएफए विदाउट एप्सिलॉन वाला जो है ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम एनएफए विद एप्सिलॉन, अगेन यहाँ पर ये कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। तो कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स के लिए आपने जो कन्वर्जन के स्टेप्स हैं उनको अगर आपने समझ लिया, एक दो प्रॉब्लम्स अगर प्रैक्टिस में ला लिए तो कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। और लास्ट यहाँ पर हमारा जो सीएसई ब्रांच के हिसाब से अगर हम देखें तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का पोर्शन है, तो एक मिनिमम स्टेट ऑफ डीएफए का हमारे पास में एक क्वेश्चन रहने के चांसेस रहेंगे। मतलब प्रॉब्लम के अंदर में केवल 4 टॉपिक्स हैं, डीएफए कंस्ट्रक्शन,
NFA टू DFA कन्वर्जन, NFA विद एप्सिलॉन से NFA विदाउट एप्सिलॉन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द DFA। इनके 4 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। और थ्योरी के अंदर में मैंने आपको बताया कि थ्योरी के अंदर में ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर थ्योरी NFA DFA की डेफिनेशन के साथ में, और NFA इक्विवेलेंस के अंदर में इक्विवेलेंस वाला जो यहाँ पर पोर्शन है जिसके अंदर में NFA टू DFA कन्वर्जन का थ्योरम आने के चांसेस रहते हैं। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आने के चांसेस रहते हैं। इनमें भी अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन वाला जो पोर्शन रहता है वो कई बार हार्ड रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेराइटीज अलग अलग रहते हैं। स्टार्टिंग विद वाले टाइप के प्रॉब्लम्स, एंडिंग विद टाइप के प्रॉब्लम्स, सब स्ट्रिंग टाइप के प्रॉब्लम्स जिसके अंदर में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे को चेक करना है, उसके बाद में इवन और ऑड चेक करना है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो टाइम पर अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से हुई है तो कंस्ट्रक्शन टाइप के प्रॉब्लम्स को आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये 3 टॉपिक्स जो रहते हैं वो बहुत ही जल्दी आसानी से कवर हो जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई कर लिया। तो NFA टू DFA कन्वर्जन का प्रॉब्लम आपने अगर एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देख लिए तो आपको जम जाएगा। NFA विद एप्सिलॉन से NFA विदाउट एप्सिलॉन वाला भी इजीली जम जाएगा, और मिनिमाइजेशन ऑफ द DFA भी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने दो एक प्रॉब्लम्स को समझ लिया, स्टेप्स को समझ लिया कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आप यहां पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मिली मूरे मशीन का पहले यूनिट के अंदर में CSE ब्रांच वालों को भी आने के चांसेस नहीं रहेंगे, इसलिए मिली मूरे मशीन वाला जो पोर्शन है उसमें भी कन्वर्जन का एक टॉपिक रहता है। यहां पर हमारे को जो मिली एंड मूरे मशीन वाला पोर्शन है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट वाला, ये वाला पोर्शन अभी हमारे CSE ब्रांच के अंदर में ये यूनिट नंबर 2 के अंदर में चला गया। तो यहाँ पर एक इसके ऊपर भी जो लोग हमारे ये वाले सिलेबस वाले हैं उन लोगों के लिए मिली एंड मूरे मशीन का भी यहाँ पर मिली टू मूरे एंड मूरे टू मिली ये कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एंड मिली एंड मूरे कंस्ट्रक्शन के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये पहले यूनिट के अंदर में कुछ इस तरीके के टॉपिक्स यहाँ पर हमारे रहने वाले हैं जिसके अंदर में अच्छी तरीके से तैयारी करें। टॉपिक वाइज तैयारी अगर कर देखो, आप प्रॉब्लम वाइज तैयारी करेंगे तो उसके अंदर में आपको डिफिकल्टी जाएगी। आप टॉपिक वाइज तैयारी करो। NFA टू DFA का कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाए आपको सॉल्व करते आना चाहिए। मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाए आपको सॉल्व करते आना चाहिए। NFA विद एप्सिलॉन से NFA विदाउट एप्सिलॉन बनाने के जो स्टेप्स हैं वो अगर आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। समझने के लिए आप हमारे आदित्य पब्लिकेशन द्विवेदी की नोट्स अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। मेरे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप वहां वीडियो लेक्चर्स भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। स्टेप्स वहां पे सारे के सारे दिए हुए हैं कैसे आपने को सॉल्व करना है। 2-3 प्रॉब्लम्स आपने प्रैक्टिस में ले लिए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पहले यूनिट का टॉपिक रहने वाला है। पहला दूसरा तीसरा यूनिट हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड है, अगर थोड़ा सा अपन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक साइकिल समझा देता हूं कि किस तरीके का साइकिल रहता है, क्या क्या कन्वर्जन्स रहते हैं। तो हमारे सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे को लैंग्वेज दिए हुए टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं जिससे हमारे को DFA बनाने की जरूरत पड़ती है। मतलब कंस्ट्रक्टेड DFA फॉर एंडिंग विद द 2 zeros, एंडिंग विद 101, एंडिंग विद 11 लाइक दैट। इस तरीके के हमारे पास में लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स रहते हैं और लैंग्वेज के प्रॉब्लम से हम DFA बनाने का काम परफॉर्म करते हैं। ये हो गया DFA कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम। उसके बाद में हमारा आता है NFA। हम NFA सीखते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से कन्वर्जन स्टार्ट होता है और उसके अंदर में हम हमारा DFA बनाने का काम परफॉर्म करते हैं। ये DFA जो रहता है वो DFA ये वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में यहां से हम फिर मिनिमाइजेशन करते हैं। तो मिनिमाइजेशन ऑफ DFA जब परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम पर हमारे को फिर ये वाला DFA देखने को मिलता है। मतलब NFA ये हम जो बात कर रहे हैं वो विदाउट एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं। तो NFA विदाउट एप्सिलॉन से हमारा ये कन्वर्जन, मैंने अभी जो कन्वर्जन आपको बताया कि NFA विद एप्सिलॉन विदाउट एप्सिलॉन से यहाँ पर NFA DFA बनाने का कन्वर्जन, ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहता है पहले यूनिट के अंदर में। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है यहाँ पर हमारा NFA विद एप्सिलॉन। NFA विद एप्सिलॉन आता है तो NFA विद एप्सिलॉन से हमारे को NFA विदाउट एप्सिलॉन बनाने का कन्वर्जन का स्टेप आ जाता है। ये स्टेप भी हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है पहले यूनिट के अंदर में। NFA विद एप्सिलॉन अगर हमारे को दिया हुआ है तो NFA हम विदाउट एप्सिलॉन बना सकते हैं। फिर अगर NFA विदाउट एप्सिलॉन है तो उससे DFA बनाया जा सकता है। फिर DFA को मिनिमाइज करेंगे तो इस DFA पर आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। उसके बाद में जब हम आगे के यूनिट्स में शिफ्ट होते हैं तो वहां पर हमारे पास में आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। आगे जाकर के हम रेगुलर एक्सप्रेशन को सीखने वाले हैं। हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा DFA रहा या फिर NFA विद एप्सिलॉन रहा, इन दोनों से हमारे यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशंस बनते हैं। मैं आपको पूरा साइकिल समझा दे रहा हूं जो 2 यूनिट के अंदर में यहां पर चलता है। इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। ये वाले प्रॉब्लम्स एडम्स थ्योरम्स का यूज करके सॉल्व किए जाते हैं। अगर हमारे को कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है आइदर NFA और द DFA, हम उससे रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए एडम्स थ्योरम को यूज किया जाता है। बाय यूजिंग द एडम्स थ्योरम हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से बना सकते हैं। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA विद एप्सिलॉन बनाने के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर में ये भी रहते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे को दिया हुआ है और उस पर से हमारे को रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA विद एप्सिलॉन बनाना है। रेगुलर
रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए डायरेक्ट भी बनता है, शॉर्टकट मेथड रहता है ये। एग्जाम में चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, शॉर्टकट मेथड ये रहता है। और एनएफए विद एप्सिलॉन से हमारा डायरेक्ट ये भी बनता है, मतलब हमारा एनएफए विद एप्सिलॉन से डायरेक्ट डीएफए भी बनता है, फिर उसके बाद में हम मिनिमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक साइकिल है, मतलब एक प्रॉब्लम कोई भी अगर जिनको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उन्होंने एक प्रॉब्लम कोई भी अगर लिया और वो प्रॉब्लम को अगर घुमाया उन्होंने, तो कहीं से भी कहीं पे भी घूम करके हम बराबर उसी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं। मैंने मेरे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज के अंदर में इस तरीके का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसके अंदर में एक प्रॉब्लम को मैंने पूरे सारे के सारे साइकिल के स्टेज के अंदर में डिवाइड करके बताया कि किस तरीके से, देखिए आपको जैसे कि ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आए कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर में किस तरीके से काम चलता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आगे जाकर के हमारा कंपाइलर डिजाइनिंग का सब्जेक्ट रहेगा। जो लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे जाकर के, उसके अंदर में भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ में गेट वगैरह की तैयारी जो लोग करने वाले हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं, जो अगर आगे जाकर के एमटेक करना है या एमएस करना है, तो उन लोगों के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर में ये वाला सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए अच्छी तरीके से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़े तो बहुत मजा आता है इस सब्जेक्ट के अंदर में। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल टाइप का, लॉजिकल टाइप का, तो मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट के अंदर में। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर इस तरीके से, तो आपने अगर इस फ्लो को समझ लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपने को किस जगह से कौन से टॉपिक्स का कौन से कन्वर्जन कहां कहां पर रहते हैं। जिसमें हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर में मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए वाला पोर्शन हमारा ये यूनिट नंबर 1 के अंदर में है। एनएफए विद एप्सिलॉन से एनएफ डीएफए बनाना वाला भी हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर में है। एनएफए विद एप्सिलॉन से एनएफए विदाउट एप्सिलॉन वाला भी हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर में है। जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए वो देखिए यहाँ पर, एनएफए टू डीएफए बनाने वाला, एनएफए विद एप्सिलॉन से एनएफए विदाउट एप्सिलॉन बनाने वाला, और मिनिमाइजेशन ऑफ द डीएफए वाला, और डीएफए कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन भी, मतलब ये भी आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर में। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे यूनिट नंबर 1 के अंदर में। उसके बाद में फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आउटपुट हमारे सीएसई ब्रांच के लिए यूनिट नंबर 2 के अंदर में चला गया है। तो यूनिट नंबर 2 हमारा जो है सीएसई ब्रांच का, उसके अंदर में यहां पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ मिली एंड मूरे मशीन, मतलब यहां पर आपको मिली मूरे मशीन से रिलेटेड और उनके आपस में कन्वर्जन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट नंबर 2 के अंदर में सीएसई ब्रांच वालों के लिए। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं उन लोगों को यूनिट नंबर 1 में ही रहने वाला है। अब यहां पर जो पहले ओल्ड सिलेबस के अंदर में यूनिट नंबर 2 था, उसमें से कुछ पोर्शन यहां पर रखा हुआ है। अब यहां पर अगर मैं बताऊं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो डेफिनेशन एंड आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रहेगा। और उसके आइडेंटिटीज क्या रहते हैं, तो कुछ 7-8 आइडेंटिटीज हैं, उनके यहां पर थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ए गिवन लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज दी हुई है, उस लैंग्वेज से हमारे को रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम्स, तो यहां पर ये वाला टॉपिक जो रहेगा वो प्रॉब्लम पर बेस्ड रहने वाला है। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हमारे आने के चांसेस रहेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ए गिवन लैंग्वेज, जिसमें स्टार्टिंग विद, एंडिंग विद, सब स्ट्रिंग विद टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे वर्डिंग्स में रहते हैं, और उसके लिए डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे को लिखने की जरूरत पड़ती है। नोट्स के अंदर में बहुत सारे भरपूर प्रॉब्लम्स वहां पर दिए हुए हैं, एग्जाम के पूछे हुए प्रॉब्लम्स भी मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए हैं, और वीडियो लेक्चर्स के अंदर में सारी चीजों को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो समझाया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन, लैंग्वेज हमारे को कंस्ट्रक्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस पर से लैंग्वेज बनाना है, मतलब हमारे को उसके वर्डिंग्स के फॉर्मेट में लिखना है, फाइनाइट ऑटोमेटा के फॉर्म में लिखना है, उस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे सामने यहाँ पर रहने वाले हैं। ये वाला पोर्शन यहाँ तक का जो है वो हमारे को, ये वाला पोर्शन यहाँ तक का पोर्शन जो रहेगा ये इसके साथ में आ गया। तो जो लोग इस ब्रांच से रिलेटेड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी ब्रांच या कंप्यूटर अपना एडी ब्रांच वाला जो बच्चे हैं, उन लोगों को ये वाले दो टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहेंगे, थ्योरी है। और साथ में यहां पर हमारा आगे का पोर्शन जो चलेगा वो कंप्यूटर्स वालों को 3rd यूनिट के अंदर में। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए यहां पर मिलियन मूरे मशीन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट नंबर 2 के अंदर में। मिलियन मूरे मशीन, उसके कन्वर्जन एंड कंस्ट्रक्शन के भी प्रॉब्लम्स यहां पर यूनिट नंबर 2 के अंदर में इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेफिनेशन एंड आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन थ्योरी टाइप के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद में यहां पर ये जो कंस्ट्रक्शंस वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये कंस्ट्रक्शंस वाले प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद में आता है हमारा यूनिट नंबर 3।
यूनिट नंबर 3 हम कंप्यूटर साइंस के अगर यूनिट नंबर 3 के अंदर में बोले तो ये हमारे ओल्ड सिलेबस के हिसाब से यूनिट नंबर 2 ही चल रहा है। इसके अंदर में कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, एडम्स थ्योरम, मैंने अभी आपको जो डायग्राम के अंदर में बताया हुआ था कि फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है उस पर से हमारे को रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ये वाला जो है वो यूनिट नंबर 3 के अंदर में चला गया है। ये वाला हमारा यूनिट नंबर 3 में चला गया है। एनएफए विद एप्सिलॉन से, विदाउट एप्सिलॉन से और डीएफए से हमारे को रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ये वाला पोर्शन हमारा जो है। और वर्डिंग से मतलब प्रॉब्लम दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज पर से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ये हमारा यूनिट नंबर 2 वाला पार्ट है। और इसके साथ में हमारा मिलियन मूरे मशीन वाला पोर्शन रहेगा यूनिट नंबर 2 के अंदर में सीएसई ब्रांच के लिए। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 वाला पोर्शन यहां पर आ गया। इंटर कन्वर्जन रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा के बीच में इंटर कन्वर्जन आ गया। रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, मतलब एक तो ये कन्वर्जन आ गया यूनिट नंबर 3, और एक ये आ गया यूनिट नंबर 3 के अंदर में रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस पर से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने को बोला जाता है। बाय डिफॉल्ट हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन से जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है वो एनएफए विद एप्सिलॉन ही बनता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट अगर रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए बोला गया तो हमारे को एनएफए विद एप्सिलॉन ही बनाना है, तो वो वाला पोर्शन रहेगा। उसके बाद में इसके अंदर में थ्योरेटिकल पोर्शन में पंपिंग लेमा का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पंपिंग लेमा के अंदर में 7 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन मिला करके 3 या 4 ही क्वेश्चन है पंपिंग लेमा के, लिमिटेड क्वेश्चन है, वही रिपीट होते हैं बार बार, तो अच्छी तरीके से पंपिंग लेमा का थ्योरेटिकल वाला पोर्शन अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन की थ्योरी है, इसमें प्रूफ्स नॉट रिक्वायर्ड बोला है ऑलरेडी, तो थ्योरी है उसके अंदर में 6-7 स्टेप्स हैं, वो 6-7 स्टेप्स क्लोजर अंडर यूनियन इंटरसेक्शन ये इस तरीके से उसके अंदर में रहेंगे, तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में तैयार करके रखें। एडम्स थ्योरम का भी स्टेटमेंट जो है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पर तैयार करके रखें। उसके बाद में रेगुलर ग्रामर, ग्रामर क्या रहती है, रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, चॉम्स्की हायरार्ची में आगे जाकर के आती ही है वो ग्रामर, तो हमारे को रेगुलर ग्रामर अच्छी तरीके से कर लेना है, ग्रामर की डेफिनेशन आने के चांसेस रहते हैं। रेगुलर ग्रामर क्या रहती है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या रहता है, राइट लीनियर ग्रामर क्या रहता है, उसको एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करो। और इनके कन्वर्जन, हमारे को रेगुलर ग्रामर अगर दिया हुआ है तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर का कन्वर्जन विद द फाइनाइट ऑटोमेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर में रहने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सिलेबस के अंदर में, तो अगेन इस यूनिट में भी आपने टॉपिक वाइज अगर तैयारी करेंगे कि कोई भी रेगुलर ग्रामर दी हुई है उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर कन्वर्ट करना रहा तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक प्रॉब्लम भी अगर आपने ढंग से समझ करके कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन को आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप्स उसके अंदर में सेम रहेंगे। कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम जितने भी हैं उनको आप ध्यान रखें कि कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स ज्यादा आसान रहते हैं, तो जितने भी कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसमें इक्विवेलेंस हमारे को बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो जल्दी कम टाइम के अंदर में हो जाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे डीएफए कंस्ट्रक्शन है, आगे जाके ट्यूरिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन रहेगा, वो प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जिसमें कम प्रैक्टिस की जरूरत है उस तरीके के प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लेना चाहिए। तो यूनिट नंबर 3 तक यहाँ तक का जो पोर्शन है, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, आईटी वाले और जो डेटा साइंस वाले, उन लोगों का भी यूनिट 2 ही हुआ है, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के यहाँ पर 3 यूनिट का पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में यूनिट इक्विवेलेंट चलने वाले हैं, यूनिट नंबर 3 एंड अदर 4, तो ये सीएसई ब्रांच के लिए हमारा यूनिट नंबर ये जो रहेगा वो सीएसई ब्रांच का है, और ये बचे हुए ब्रांच के लिए ये सिलेबस चलने वाला है जो सेम ही रहना है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके अंदर में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने से रिलेटेड प्रॉब्लम जो रहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन आप कर लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम बनाने वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो जो एग्जाम में पूछे गए होंगे केवल उतने उतने को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा डेप्थ में जाने का काम नहीं है। लेकिन इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं मैं आपको बताऊं, नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन श्योर है जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, या तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से बनाने को बोला जाएगा या ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म। और अगेन बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा एक प्रॉब्लम्स के अंदर में स्टेप समझ लिए, 4 ही स्टेप्स रहते हैं, वो 4 स्टेप्स को अगर समझ लिए तो आराम से आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म वाला पोर्शन कर पाएंगे। ये चॉम्स्की हायरार्ची वाला पोर्शन जो है वो थ्योरी वाला है, इंपॉर्टेंट रहता है। चॉम्स्की हायरार्ची मैंने अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं आपको कि पूरा जो सिलेबस है वो चॉम्स्की हायरार्ची के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसके अंदर में 4 ग्रामर 4 लैंग्वेजेस रहते हैं जिनका कंपैरिजन करके एक डायग्राम के साथ में बताना पड़ता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पंपिंग लेमा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सीएफजीज के अंदर में पोजिशन पॉसिबल है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और लैंग्वेज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अंदर में डेरिवेशन वाला जो पोर्शन
है ये वाला, अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट बोलूं यहां पर मैं, तो डेरिवेशन एंड डेरिवेशन ट्री जो रहता है, जिसके अंदर में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड द राइट मोस्ट डेरिवेशन हम यहां पर फाइंड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर का दिया हुआ। अगेन इजी टॉपिक है, आसानी से कम टाइम के अंदर में आप प्रैक्टिस करके इसको अपने हाथ में रख सकते हैं। तो डेरिवेशन प्रोसेस क्या रहता है, जिसमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड जो डेरिवेशन ट्री बनता है, ये वाला पोर्शन अगर आपने डायरेक्ट कर लिया तो आप आसानी से एक क्वेश्चन इसके अंदर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबेज नॉर्मल वाला फॉर्म वाला कर लिया तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। उसके साथ में आपने चॉम्स्की हायरार्ची का थ्योरी कर लिया, तो इतने इसके अंदर में बहुत इजी टॉपिक्स हैं जो आसानी से आप परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी के लिए फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जो ग्रामर बनाने वाले पोर्शन है कि ग्रामर कैसे बनेगी, ग्रामर से किस तरीके से कन्वर्जन होते हैं हमारे, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर में आएंगी, तो उसको टाइम लगता है। आप एटलीस्ट इसके अंदर में डेरिवेशन वाला जो प्रोसेस है, डेरिवेशन प्रोसेस के अंदर में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, डेरिवेशन ट्री वाला पोर्शन है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म, इसके पहले कहीं ना कहीं आपको एप्सिलॉन कैसे रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करना है, वो वाला टॉपिक भी करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, और चॉम्स्की हायरार्ची के ऊपर एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे यहाँ पर रहेंगे यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के हिसाब से। उसके बाद में पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर में जब अपन आते हैं, तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर में भी हमारा यहाँ जो पोर्शन रहने वाला है, इंट्रोडक्शन क्या है पुश डाउन ऑटोमेटा का, कन्वर्जन ऑफ द पीडीए, हमारे पास में कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए, पीडीए को कंस्ट्रक्ट करना है। पीडीए कंस्ट्रक्शन के अंदर में जो लिमिटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में पूछे गए, 3-4 क्वेश्चंस हैं, WWR, WCWR, इस तरीके के प्रॉब्लम ज्यादातर पूछे जाते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वन, इस तरीके के प्रॉब्लम जो 4-5 प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जाम के अंदर में बार बार रिपीट होते हैं। उनके लिए आपने पीडीए एंड डीपीडीए बनाने का जो एनपीडीए वाला पोर्शन है वो अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद में इक्विवेलेंस ऑफ पीडीए एंड द सीएफजी, बहुत इजी टॉपिक है ये। सीएफजी अगर हमारे को दिया हुआ है तो उससे पीडीए कैसे बनाया जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। इंटर कन्वर्जन उसका, तो कन्वर्जन वाला पोर्शन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि बहुत आसान रहता है, कभी भी कन्वर्जन वाला पोर्शन आप अच्छी तरीके से इसके अंदर में कर लें। उसके बाद में लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा का थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में केवल 2 ही प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरेटिकल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपने अच्छे से तैयार कर लीजिए जो एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और ये जो है ये ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं चॉम्स्की हायरार्ची के अंदर में चारों तरीके की ग्रामर की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ पर चारों ग्रामर की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाती है, तो यहाँ पर अलग से आपको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन वहां पर आपकी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी जो पीछे प्रॉपर्टीज कर चुके हैं सीएफजी के अंदर में, वही प्रॉपर्टीज यहाँ सीएफएल के अंदर में काम में आ जाएंगी, थोड़े से चेंजेस हैं केवल सीएफजी और सीएफएल के प्रॉपर्टीज के अंदर में, तो आप ये प्रॉपर्टीज को भी आसानी से लिख पाएंगे। और उसके बाद में हमारा ये जो पीडीए कंस्ट्रक्शन का वाला पोर्शन है, ये पीडीए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप, इंपॉर्टेंट है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप करें। जो मिनिमम क्वेश्चन यहाँ पर एटलीस्ट अपने को करना चाहिए, तो उसके अंदर में सीएफएल हमारे पास में जो रहता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से पीडीए का कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर में हम हमारा ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कन्वर्ट करने का काम परफॉर्म करते हैं, 2-3 स्टेप्स में काम खत्म हो जाता है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, उस पर बेस्ड 2 एक प्रॉब्लम्स, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की डेफिनेशन, उसके बाद में प्रॉपर्टीज, ये वाला पोर्शन हमारे को सबसे पहले इसके अंदर में कर लेना चाहिए, और उसके बाद में फिर आपको जितना टाइम बचता है वो आप पीडीए के लिए दे सकते हैं। यूनिट नंबर 6 के अंदर में जो इधर वाले जो है उनको ट्यूरिंग मशीन वाला जो पोर्शन है, तो ट्यूरिंग मशीन के अंदर में क्या क्या पोर्शन यहाँ पर हमारे पास में इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा जो है वो आईटी ब्रांच वाले जो है, जो हमारे पास में सीई ब्रांच वाले जो लोग हैं और जो एडी ब्रांच वाले लोग हैं, उन लोगों का 5वां और 6वां यूनिट है, और कंप्यूटर साइंस वालों का, सीएसई ब्रांच वालों का, ये हमारे पास में जो है 6वां यूनिट इस तरीके से रहने वाला है, जिसके अंदर में ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड यहाँ पर डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी एक साथ कवर किया हुआ है। तो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन थ्योरेटिकल है, सिंपल टपल्स लिखने की जरूरत पड़ेगी, एक डायग्राम बना करके टपल्स लिख करके पहले आपने ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन को तैयार कर लें। डिजाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन का पोर्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके अंदर में ट्यूरिंग मशीन आपको प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आप अभी इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन एंड द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ये जो रहेंगे, एंड वेरिएंट्स इन द ट्यूरिंग मशीन वाला जो पोर्शन है इसको आप अच्छी तरीके से कर लें, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। मतलब अगर इतने पार्ट को अपन सेकंड पार्ट के लिए रखें, पेंडिंग रखें, तो आपने डेफिनेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, वेरिएंट्स इन द ट्यूरिंग मशीन, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन एंड यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर तैयार कर लिया, तो एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क का इसके ऊपर 100% मिलने वाला है।
उसके बाद में डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी के अंदर में हॉल्टिंग प्रॉब्लम थ्योरेटिकल फॉर्म में है। अनडिसाइडेबिलिटी से रिलेटेड हमारे 3 जो है वो थ्योरम्स हैं जो थ्योरेटिकल टाइप के फॉर्म के अंदर में है, वहां पर उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी क्या प्रॉब्लम है थ्योरेटिकल फॉर्म में, एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज और उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज थ्योरम के ही फॉर्म में है, वो प्रॉपर्टीज हमारे को लिखना है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल जो लैंग्वेज रहेगा वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल रहता है। इस तरीके के कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमारे को यहाँ पर तैयार करना है, और उनके लिए हमारे को रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज के थ्योरम्स हैं उनको यहाँ पर तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम एंड रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी वाला जो पोर्शन है ये अभी सिलेबस के अंदर में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर वाले बच्चों के लिए ये पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर में भी एफ ऑफ एक्स प्लस वन, इसका एक्स प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, इसके फंक्शंस रिकर्सिव फंक्शंस लिखने की जरूरत पड़ती है, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमारे पास में रहते हैं। ट्यूरिंग मशीन के अंदर में हमारे पास में हॉल्टिंग प्रॉब्लम थ्योरेटिकल, तो यहाँ पर हमारे को ट्यूरिंग मशीन डिजाइनिंग से रिलेटेड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में तैयारी करें, लेकिन बाकी का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक जो है वो यहाँ पर अगर अच्छे से तैयार आपने कर लिया तो यूनिट नंबर आपका 6 अच्छी तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। तो स्पेशली प्रॉब्लम्स को अगर ओवरऑल अपन बोलें तो इसके अंदर में जहां जहां पर भी कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, फिक्स स्टेप्स रहते हैं। अगर वो स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो आप आसानी से कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे जो रहते हैं वो कंस्ट्रक्शन टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं। कंस्ट्रक्शन टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके अंदर में टाइम ज्यादा लगता है, प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद में तीसरा पार्ट जो रहेगा वो थ्योरी टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो थ्योरी वाले प्रॉब्लम्स को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस ये इस तरीके से अगर आपने आउटलाइन बना लिया तो आप आसानी से 3-4 दिन का आपका जो टाइम है उसके अंदर में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। आप स्कोर जब रहे तो कंस्ट्रक्शन वाले प्रॉब्लम्स को आप सेकेंडरी पार्ट के अंदर में रखें, अगर आपकी अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई है तो। अगर प्रैक्टिस हुई है तो ओके, अदरवाइज कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स कभी भी आसान रहेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से पोर्शन रहने वाला है। तो हमारा यूनिट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पोर्शन रहने वाला है। हमारा वीडियो लेक्चर्स का कोर्स भी देवा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग देवा ऐप पर सभी लोग हैं। देवा ऐप हमारा देवा द्विवेदी एजुकेशनल वीडियो एकेडमी का कोर्स है। इसके अंदर में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के मेरे पूरे कोर्स के वीडियोस वहां पर बना करके मैंने दिए हुए हैं, जिसके अंदर में हर टॉपिक, हर प्रॉब्लम, और अभी तक यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर में जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे गए वो सारे के सारे उसके अंदर में सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आपको दिए हुए हैं, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम पढ़ना है वो प्रॉब्लम आप डायरेक्ट वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप आदित्य पब्लिकेशन की नोट्स अगर यूज कर रहे हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की नोट्स के अंदर में द्विवेदी की जो नोट्स है उस नोट्स के अंदर में आप लोगों को हर टॉपिक के नीचे वीडियो का रेफरेंस दिया हुआ है कि ये टॉपिक के लिए आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो आप अगर ये नोट्स यूज कर रहे हैं तो आपको विंटर 23, अभी समर 24 के हिसाब से एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं, तो इसके अंदर में लेटेस्ट पेपर तक के सॉल्यूशंस के रेफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है अगर आपने ये नोट साथ में रखा है तो। नोट्स में देखते चलिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिलेबस के हिसाब से वहां पूरा मटेरियल अरेंज करके दिया हुआ है। कस्टमाइज फॉर्मेट में अमरावती यूनिवर्सिटी के बच्चों के हिसाब से पूरा मटेरियल हम वहां पर अरेंज करके दिए हैं, और उसमें हर टॉपिक के नीचे वीडियो लेक्चर्स का रेफरेंस लिखा हुआ है, जिससे कि आप डायरेक्ट जाकर के वीडियो देख सकते हो कि आपको ये टॉपिक के लिए कौन सा वीडियो देखना है, जिससे कि आप एग्जाम में कम टाइम के अंदर में आप ज्यादा अपना अचीव कर सके। वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब के अंदर में जैसा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं वैसे ही पूरे के पूरे वीडियोस वहां पर देखने की फैसिलिटी है। आप हेडफोन लगा करके फास्ट फॉरवर्ड में जाकर के देख सकते हैं, कोई भी वीडियो कितने बार भी रिपीट करके देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आए तो बिल्कुल मैं हूं, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के ऊपर आप डिफिकल्टीज डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज लाइव सेशन में भी लेकर के हम डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीके से हम हमारी चीजों को प्रॉपर वे से यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही जगह पर अवेलेबल है। तो आप भरोसा कीजिए, द्विवेदी की नोट्स लीजिए और वीडियो लेक्चर्स को ज्वाइन कीजिए, सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहां पर प्रॉपर वे से मिल जाएंगे। ये वीडियो में आप लोगों को केवल रेफरेंस के लिए कि भाई आपने कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसको आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, 3-4 दिन के बाद आपका पेपर होने वाला है टॉक का, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि कौन से टॉपिक आपके यहाँ पर ज्यादा आसान रहने वाले हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है बिल्कुल आप मेरे को मैसेज कीजिए, या आप मेरे को आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए यहीं स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप बिल्कुल मेरे से डिस्कस कीजिए। वीडियो लेक्चर्स जरूर जाकर के देखिए देवा ऐप के ऊपर। चलिए, थैंक यू।